साथियों, पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। हम हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा खत्म करने के बाद हिंदी साहित्य में जो हिंदी के प्रथम लेखक रहे हैं तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा जो अलग-अलग मत रहे हैं, उनको उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी के प्रथम लेखक तथा उनका समय कौन-कौन से रहे हैं? तो आइए पार्ट 2 भाग 1 हमने डाल दिया, भाग 2 में आज हम आपको बताएँगे कि हिंदी के प्रथम लेखक या प्रथम कवि कौन रहे हैं, जिन्होंने हिंदी के जिनको प्रथम कवि माना है, किन विद्वानों ने, ये भी साहित्य इतिहासकार रहे हैं, तो इन लोगों ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है, तो आइए भाग 2 में हम विस्तार से इसको जानते हैं। पहला में हमने आप लोगों को पुष्पदंत अ, निसरापात, पुष्पदंत तथा राजा भोज के बारे में बता चुके हैं। वो तीनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हम बता रहे हैं आ जा रहे हैं आपको शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो शिव सिंह सेंगर जी जो कि इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा भी दिया है, आप पीछे देखेंगे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में, तो किसी कड़ी में या कहीं न कहीं शिव सिंह सेंगर जी लगे हुए हैं, जो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप निकाल लीजिएगा। तो शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्य या पुंडा कवि को माना है। पुष्य या पुंडा कवि को इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्य या पुंडा कवि को। ये 7वीं शती में हुए थे। 7वीं 7वीं शती में हुए थे। शती मतलब शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी में शिव सिंह सेंगर जी ने उनके जो राइटर रहे हैं, कवि हैं, वो पोएट्स हैं, जो कि जिनको पुष्य या पुंडा कवि रहे हैं। पुष्य या पुंडा कवि को इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका इनकी एक रचना मिली है पुष्य या पुंडा की, जो है अलंकार रत्नाकर। इनकी इनकी रचना कौन सी है? अलंकार अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर। तो पुष्य या पुंडा कवि ने अलंकार रत्नाकर नामक एक एक रचना की थी, ग्रंथ लिखा था, ठीक है? तो मिला है, कुछ प्रतियाँ मिली हैं, विखंडित रूप में मिली हैं। शिव सिंह सेंगर ने जिनको कहा है पुष्य या पुंडा को, तो पुष्य या पुंडा कवि 7वीं शती में हुए, जिनकी एक रचना कौन-सी? अलंकार रत्नाकर। कौन-सी? अलंकार रत्नाकर पुष्य या पुंडा कवि की एक विखंडित या खंडित रचना मिली है, किंतु अभी तक इनकी कोई प्रमाणिक रचना प्राप्त नहीं हुई। यह माना जाता है कि इसमें कुछ वर्णन के अनुसार लगता है कि ये पुष्य या पुंडा कवि ने लिखा है, ठीक है? इनकी जो किताब मिली है, ये अलंकार रत्नाकर, प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये इन्हीं की किताब है। अलंकार रत्नाकर प्रामाणिक रूप से कोई डंके की चोट पर नहीं कह सकता कि पुष्य या पुंडा कवि की ही यह रचना है, लेकिन जो इसमें रचनाएँ हैं, उन जो बातें कही गई हैं जगह-जगह, उनसे कुछ प्रमाण मिलते हैं। लगता है कि पुष्य या पुंडा कवि ने अलंकार रत्नाकर ग्रंथ को लिखा था। तो अलंकार या रत्नाकर ग्रंथ ये प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं का, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं, उनके अनुसार एविडेंस पे ये इसे रत्नाकर कवि का ही अलंकार रत्नाकर को पुष्य या पुंडा कवि का ही माना जाता है। तो इनकी कोई प्रामाणिक रचना नहीं मिली, इस तरह से पूछ सकता है। तो इनकी कोई प्रामाणिक रचना है या तो पुष्य या पुंडा की या इनकी ठीक है, इनकी, ठीक है? कोई प्रामाणिक रचना नहीं है। प्रामाणिक, ठीक है? प्रामाणिक रचना नहीं मिली है, ठीक है? पुष्य या पुंडा की कोई प्रामाणिक रचना अभी तक नहीं मिली है, याद रखिएगा। इनकी कोई प्रामाणिक रचना नहीं मिली है। पुष्य या पुंडा कवि की जो 7वीं शती में हुए, इनका एक ग्रंथ मिला है अलंकार रत्नाकर, जो कि उसमें कुछ साक्ष्यों के आधार पर, कुछ एविडेंस के आधार पर माना जा रहा है कि यह पुष्य या पुंडा कवि का है, लेकिन यह प्रामाणिक रचना नहीं। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंडा कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसको यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह खाली हो जाएगा, ठीक है?
आगे अगला जाइए, आइए कौन से राइटर हैं 5वें नंबर पे? 3 हमने पढ़ा दिया पहले, चौथा के बाद 5वां पढ़ा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है? राम कुमार वर्मा जी के बारे में आइए जाने कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में आइए जानते हैं कि इन्होंने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, इन्होंने किसे माना है? स्वयंभू, ठीक है? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। स्वयंभू कब हुए? 783 ईस्वी में वर्तमान थे। जब कई प्रमाण ऐसे मिले हैं, उन प्रमाणों के, उन एविडेंसों के आधार पर, उन साक्ष्यों के आधार पर इनका जो समय वर्तमान समय माना जाता है, इनका स्वयंभू का, वो 783 ईस्वी, 783 ईस्वी वर्तमान थे, ठीक है? 783 ईस्वी में वर्तमान थे वो, उस समय माना जाता है कुछ भी आसपास ये थे। कौन? स्वयंभू कवि। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू कवि का जो समय है वो 783 ईस्वी वर्तमान में था। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे आ जानते हैं कि इन्होंने अपभ्रंश का प्रथम कवि, इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके पहले हमने आपको बताया है कि अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास पुष्पदंत कहा जाता है, विमान मेरु भी पुष्पदंत कहा जाता है। लेकिन अपभ्रंश जब जो सभी के द्वारा जो अपभ्रंश का प्रथम कवि जो सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है, उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि स्वयंभू को ही अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, ठीक है? तो स्वयंभू को, इन्हीं स्वयंभू को कहा गया है, इस स्वयंभू बाबा को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना गया। अपभ्रंश का प्रथम कवि, ठीक है? अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा स्वयंभू बाबा को ही अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा गया है तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया इनको। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है इनको, स्वयंभू को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो स्वयंभू जो कि 783 यानी कि 8वीं शताब्दी, ऐसे भी कहीं कहीं पूछ सकता है, 8वीं शताब्दी लिख दिया तो ये ना सोचिए कि 783 शताब्दी का मतलब हो गया एक साल जो वह सत्र चलता है उसी को शताब्दी कहा जाता है, शती कहा जाता है। तो 7 के बाद जब शुरू हो, 7 हो गया, 7 के बाद 1 2 3 4 जो भी चल रहा है तो 7, तो ये 8वीं में चला जाएगा, ठीक है? अगर 6 के बाद 1 2 3 4 है तो 7वीं चला जाएगा। इसके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो आप लोग हमारा पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें दिन तारीख को निर्धारित करने के लिए मैंने उसमें बताया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि, स्वयंभू का समय जो है 783 यानी कि 8वीं शताब्दी वर्तमान थे। स्वयंभू को ही अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब स्वयंभू के बारे में और भी जानकारियां हैं, इतना लिख लीजिए। मैं मिटा करके ऊपर से स्वयंभू के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इतना वीडियो रोक करके लिख लीजिए, बार बार सुन लीजिएगा, ठीक है? तो आइए स्वयंभू के बारे में, इसके ऊपर हम चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को लिख करके हम बताएंगे बकायदे कि वर्मा जी ने जो स्वयंभू को माना है, जिनका काल 783 यानी कि 8वीं शती वर्तमान में माना जाता है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि, याद करिएगा, इसको दोबारा कर देंगे वहाँ। अपभ्रंश का प्रथम कवि तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि
इनकी उपाधि दी गई है स्वयंभू का, अपभ्रंश के प्रथम कवि तथा अपभ्रंश के वाल्मीकि। तो वीडियो रोक करके मैं बता दे रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, रोक लीजिएगा। दोस्तों ये नीचे जो नहीं आ पा रहा था, आ रहा था, उसे हमने ऊपर मिटा कर लिख दिया है कि स्वयंभू को किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने? राम कुमार वर्मा ने। याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। रट लीजिए, यह पूरा पूछेगा। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखिएगा, स्वयंभू की विशेषता है कि ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। यही देखिए, यही कंफ्यूजन होता है। आप देखिए, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। पुष्पदंत को क्या कहा गया? अभिमान मेरु कहा गया है। भवभूति तथा व्यास कहा गया है पुष्पदंत को। और यहीं पर इनको जो स्वयंभू हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। वाल्मीकि से संबंधित, यानी कि वाल्मीकि जिस प्रकार से बड़े विद्वान थे जिन्होंने रामायण की रचना की, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि तथा अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू। लेकिन अगर पूछता है कि अभिमान मेरु किसे कहा गया, तो यह पुष्पदंत को कहा गया है। और वहीं पुष्पदंत को ही दूसरी चीज हमने और बताया कि उनको अभिमान मेरु भी कहा गया। पुष्पदंत को भवभूति भी कहा गया तथा पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास भी कहा गया। तो भवभूति, व्यास तथा अभिमान मेरु पुष्पदंत को। लेकिन अपभ्रंश के वाल्मीकि तथा अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है, जिनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। और इन्हीं के समय से, जो कि ये वर्तमान थे, स्वयंभू किसने वर्तमान थे? जिसको हमने 783 ईस्वी लिखा है, तो 783 ये वर्तमान, ये 8वीं शताब्दी थी। उसी को इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने, हिंदी का शुरुआती दौर माना है। तो आइए आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या रचनाएं हैं। स्वयंभू बाबा के बारे में। स्वयंभू बाबा विशेषता की अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं। इनका समय 783 ईस्वी वर्तमान था। ठीक है, वर्तमान था 783 ईस्वी वर्तमान थे वो। ये ऐसा इन्होंने वर्णन किया है, मेरे द्वारा नहीं वर्णित है। तो 783 ईस्वी वर्तमान कौन थे? स्वयंभू बाबा थे। स्वयंभू, इन्हें एक चीज और इनके नाम है, पुराण साहित्य का प्राचीन तथा श्रेष्ठ कवि माना जाता है। स्वयंभू को साहित्य पुराण साहित्य का सबसे प्राचीन, पुराण साहित्य का सबसे प्राचीन तथा श्रेष्ठ कवि माना जाता है। श्रेष्ठ कवि माना जाता है। कवि माना जाता है इनको, स्वयंभू बाबा को। तो पुराण साहित्य का सबसे प्राचीन तथा श्रेष्ठ कवि, पुराण साहित्य का सबसे प्राचीन तथा श्रेष्ठ कवि माना जाता है। पुराण साहित्य का प्राचीन तथा श्रेष्ठ कवि किनको? स्वयंभू बाबा को माना जाता है। इनके नाम से एक और विशेषता है, इनका पुराण ग्रंथ कौन सा है? स्वयंभू बाबा की रचना। ठीक है, रचना कौन सी है? इन्होंने कौन सी रचना की है? स्वयंभू छंद। नहीं, इन्होंने सबसे आई सीरियल से चलते हैं। इनका जो पुराण ग्रंथ है, पहले पुराणों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पुराण ग्रंथ के प्राचीन लेखक माने जाते हैं। तो पुराण ग्रंथ कौन सा है इनका? अरिष्ट नेमि चरियु। इन्होंने पुराण ग्रंथ कौन सा लिखा है? अरिष्ट नेमि चरियु। ठीक है, चरियु, चरियु मतलब चरित्र। तो अरिष्ट नेमि जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिखा गया। तो अरिष्ट नेमि चरियु, या इसे चरित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चरित्र, अरिष्ट नेमि चरियु या अरिष्ट नेमि चरित्र। अरिष्ट नेमि बाबा कौन थे? तो अरिष्ट नेमि चरियु किसे कहा गया? अरिष्ट नेमि किसे कहा गया, ये भी जान लीजिए। अरिष्ट नेमि अर्थात कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, इसमें कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण चरित्र। अरिष्ट नेमि चरियु या चरित्र या कृष्ण चरित्र। तो अरिष्ट नेमि चरियु में इनके
कृष्ण का चरित्र लिखा गया है। इन्होंने कृष्ण का चरित्र लिखा। कौन से? पुराण ग्रंथ इनका है। पुराण ग्रंथ कौन सा? अरिष्ट नेमि चर्यु, क्योंकि ये पुराण साहित्य के सबसे प्राचीन लेखक माने जाते हैं स्वयंभू बाबा। इन्होंने अष्टनेमी चर्यु, जो कि अरिष्टनेमी चरित्र कहा जाता है, जो कि कृष्ण चरित्र है। अरिष्टनेमी अर्थात कृष्ण को कहा गया है। तो कृष्ण, ये भगवान कृष्ण पर इन्होंने लिखा अरिष्टनेमी चर्यु। अगला ग्रंथ इन्होंने लिखा है, दूसरा ग्रंथ है, ये नीचे थोड़ा कर दे रहे हैं, कट जाएगा ऊपर, हाँ आ जाएगा, इतना में कर देंगे तो आ जाएगा, थोड़ा नीचे करते रहे, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी रचना इनकी है। पहले रचना इन्होंने अरिष्टनेमी चर्यु या कृष्ण चरित्र। दूसरी रचना कौन सी है इनकी है? इन्होंने लिखा स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद, ठीक है, स्वयंभू छंद इन्होंने लिखा है, जिसका समय इन्होंने 693 ईस्वी निर्धारित किया है। 693 ईस्वी। तो स्वयंभू छंद को राम कुमार वर्मा ने कहा है कि यह 693 ईस्वी के आसपास लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू बाबा ने स्वयंभू छंद लिखा था, जिसको इन्होंने 693 ईस्वी में के आसपास इन्होंने लिखा था। एक और इनका ग्रंथ है पौमचर्यु या पद्मचरित, ठीक है। पौम को पद में, यानी कि ये बिगड़ा हुआ रूप, जब भ्रंश के ही कवि है तो बिगड़ा हुआ रूप तो होगा ही होगा। तो आइए इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं, इतना में आ जाएगा। नीचे देख लीजिए, ऊपर फिर कर देंगे। स्वयंभू छंद के बाद इन्होंने अंतिम इनका जो मिलता है ग्रंथ, वो कौन है? पौमचर्यु। इनका तीसरा ग्रंथ कौन सा है? पौमचर्यु। चरियु, या इसे शुद्ध रूप अगर जाएंगे तो पद्म चरित्र। पद्म चरित्र कहा गया है। पौमचर्यु को पद्म चरित्र भी कहा गया है। बिगड़ा हुआ रूप, जानते हैं आप, भ्रंश समाने की हमने सोल्यूशन बता दिया है कि जो गाम्य थी या ग्रामीण भाषा या बिगड़ी हुई या भ्रष्ट भाषा रही, उसे ही अपभ्रंश, जो पंडित जी लोग थे उन्होंने अपभ्रंश कहा या भ्रष्ट या बिगड़ी हुई कहा, तो उसी बिगड़ा हुआ रूप है ये पौमचर्यु। तो पौमचर्यु अर्थात पद्म चरित्र का शुद्ध रूप अगर देखेंगे तो पद्म चरित्र। पद्म चरित्र पौमचर्यु में है क्या चीज? यह एक तरह से रामचरित्र है, ठीक है। इसमें क्या है? रामचरित्र। रामचरित्र यानी कि रामायण ही, इसीलिए इनको देखिए, यही पद्मचरित या पौमचर्यु जो इन्होंने लिखा, इसी के कारण स्वयंभू बाबा को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, ठीक है। तो पौमचर्यु या पद्मचरित चरित्र या रामचरित्र, ठीक है, इसमें राम का चरित्र शामिल है। इस पौमचर्यु या पद्मचरित्र में आगे क्या कहें, इनमें कितने सर्ग हैं? इसमें 5 कांड तथा 83 सर्ग, 12,000 पद हैं, ठीक है। इतना नहीं आ पा रहा है तो आइए यहाँ इसको हम इस पौमचर्यु को यहाँ वर्णन कर देते हैं, ठीक है। पौमचर्यु, 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 ठीक है। यहाँ से आगे, ठीक है, यहाँ से आगे की बात यहाँ हम कर दे रहे हैं, जगह है यहाँ, जितना मिटाए क्या आप लोग लिख रहे होंगे। पौमचर्यु या पद्मचरित, जिसे रामचरित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पौमचर्यु में कितने सर्ग कितने हैं? इसमें जो सर्ग हैं, अध्याय हैं, वह 83 सर्ग हैं, ठीक है। सर्ग कितने हैं? 83। पद कितने हैं इसमें? जो पद कितने हैं? 12,000 पद लगभग हैं, ठीक है। एक दो इधर उधर होंगे जो भी, तो इतना हमें मिला है पन्ने उलटते पलटते। तो पौमचर्यु में, जो कि पौमचर्यु जिसमें राम का चरित्र है, रामचंद्र जी का चरित्र है, यानी कि पूरा मिलाकर रामायण ही है, समझिए एक तरह से यह पौमचर्यु या पद्मचरित रामायण ही है। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो पौमचर्यु में कुल 83 सर्ग हैं, 83 सर्ग है, 12,000 पद हैं। इसकी एक और विशेषता है कि यह अधूरा ग्रंथ है, ऐसा लगता है, ठीक है, यह अधूरा ग्रंथ है।
याद रखिएगा, ये पूछ सकता है ये अधूरा ग्रंथ है या पूरा ग्रंथ है। तो यह पौम चरवी जो है अधूरा ग्रंथ है। कारण यह था कि हो सकता है जब ये लिख रहे होंगे उस समय कुछ हो गया होगा, इनका स्वर्गवास हो गया होगा या इन्होंने लिखना बंद कर दिया होगा, कुछ दिक्कत आ गई होगी, तो इन्होंने इसको पूरा नहीं कर पाए हैं ये लोग। तो पौम चरवी या पद्मचरित या रामचरित्र इन्होंने भी इसने आपके स्वयंभू बाबा ने लिखा है। तो स्वयंभू बाबा ने पौम चरियु को रामचरित अर्थात राम के चरित्र को इन्होंने इसमें रामचरितमानस जिस तरह से बाबा तुलसीदास ने लिखा है उसी तरह से इन्होंने राम के चरित्र को इसमें वर्णित किया है। तो पौम चरवी या पद्मचरित में 83 सर्ग कुल 12,000 पद हैं। यह अधूरा है। इसे रामचरित के नाम से भी जानते हैं। यह रामचरित्र ही है, बाकी इसी का बिगड़ा हुआ रूप है पौम चरवी या चरित्र या पद्मचरित्र। पद्म चरित्र इसीलिए स्वयंभू बाबा को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये अपभ्रंश के प्रथम कवि रहे हैं कौन? स्वयंभू बाबा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे अपभ्रंश का किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो या रट लीजिए कि इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू बाबा को माना है। स्वयंभू बाबा का जो समय है वो कब है? 783 ईस्वी यानी कि 8वीं शती। ठीक है, 783 ईस्वी वर्तमान, या इसको 8वीं भी लिख सकता है। ठीक है, 8वीं शती भी लिख सकता है। तो 783 वर्तमान थे कौन? स्वयंभू बाबा। ये थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में विशेष जानकारी जिन्होंने ये बताया था। तो आगे आगे आगे, आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से लेखक हैं जान लीजिए। अगले कवि हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त के बारे में हमने विस्तार से इनकी व्यक्तिगत जीवन तथा इनके साहित्यिक जीवन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा दिया है। कैमरा नीचे कर दे रहा हूँ। गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है ये जान लीजिए। गणपति चंद्रगुप्त ने इन्होंने शालिभद्र सूरी को शालिभद्र सूरी को, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसने गणपति चंद्रगुप्त ने, ये भी इतिहासकार रहे हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनके बारे में कई बार पूछा है। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बाहुबली रास। इनका इनका ग्रंथ कौन सा है? बाहुबली रास। बाहुबली रास ग्रंथ। ठीक है, इनका ग्रंथ है शालिभद्र सूरी का बाहुबली रास। बाहुबली रास ग्रंथ ये जैन ग्रंथ है, याद रखिएगा जितने रास ग्रंथ हैं वो जैन ग्रंथ में है। लगभग जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ। ठीक है, सभी नहीं, लगभग सभी रास ग्रंथ जैन। रास में तो रासो वगैरह भी रास करके आते हैं। तो रास परंपरा ज्यादातर जैन में ही आती, कुल मिला मान के चलिए जैन संप्रदाय में ही रास परंपरा चलती थी। रास हुआ करता था जब बाबा अभी प्रवचन करने में थोड़ी देरी होती थी तो रास किया करते थे लोग। उस समय जो चीजें सुनाई जाती थी किसी भी माध्यम से, गीत के माध्यम से या कोई कुछ इस तरह से व्यवस्था थी ताकि मनोरंजन होता रहे, भक्त लोग इसी में व्यस्त रहें, तो रास परंपरा लिखा जाता था। तो वही रास परंपराएं हैं। इसके बारे में विस्तार से जब हम पढ़ाएंगे तो आप जानिएगा। तो बाहुबली रास जो कि एक जैन ग्रंथ है, यह बाहुबली रास को यह पुराण ग्रंथ माना गया है। यह पुराण ग्रंथ माना गया है। ठीक है, पुराण ग्रंथ में आता है कौन? यह बाहुबली रास। ठीक है, जैन ग्रंथ में इस काल तो जानते ही हैं, अपभ्रंश में है। पुराण अपभ्रंश ग्रंथ अपभ्रंश में है, अपभ्रंश में है। ठीक, यह पुराण ग्रंथ में आता है। ठीक है, अगला तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों बार बार ये पुराण पुराण आ रहा है। ठीक है, ये पुराण क्या है?
किसे कहते हैं पुराण? आइए पुराण के बारे में आपको बता दें। पुराण किसे कहते हैं? पुराण की परिभाषा, ठीक है? पुराण किसे कहा जाता है? कई जगह जब हम हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, तो उस इतिहास में जो प्राचीन काल आएँगे, उसमें पुराणों की बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास के अलावा संस्कृत के साहित्य के इतिहास में भी पुराणों की चर्चा बार-बार मिलेगी। तो अभी जान लीजिए कि पुराण किसे कहते हैं, ठीक है? पुराण की परिभाषा क्या है? पुराण किसे कहा जाता है? ये जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि पुराण किसे कहा जाता है। तो पुराण का मतलब सीधे-सीधे आइए, सबसे प्राचीन, जो अति प्राचीन हो, जिसका ओर छोर ना मालूम हो, वह होता है पुराण। तो पुराण किसे कहते हैं? पुराण की जो परिभाषा है उसमें कहा गया है कि क्या-क्या होना चाहिए, तो जो उसे पुराण कहा जाएगा। यह सर्ग में होता है। पुराण क्या होता है? सर्ग में होता है। सर्ग अर्थात सृष्टि, सृष्टि अर्थात रचना, सीधी-सीधी। तो पुराण में सर्ग होना चाहिए, ठीक है? प्रतिसर्ग होना चाहिए। अगर सर्ग है तो प्रतिसर्ग होगा, यानी कि प्रलय होगा। पुराणों में प्रलय, जैसे देखेंगे 18 पुराण में एक मत्स्य पुराण जो कि प्रलय दिखाया गया है, तो यह प्रलय हो सकता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, पुराणों में क्या होता है? वंश होता है। वंश से तात्पर्य मतलब, वंश का मतलब सबका नहीं, उनमें ऋषियों के वंश, जो महान ऋषि हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे, उन ऋषियों के वंश, ठीक है? ऋषियों के वंश शामिल होते हैं। 3 चीज़ हो गया। तथा मनवंतर, ठीक है? मनवंतर, 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 मनवंतर से मतलब, मनवंतर का मतलब कोई जानता हो तो कमेंट में लिखिएगा कि मैं जानता था। मनवंतर, तो मनवंतर अर्थात काल गणना, इसमें काल की गणना होती है। मनवंतर अर्थात काल गणना। हुँ। पुराण की ये देखिए परिभाषा है, ये चीज़ें हैं तो पुराण कहा जाएगा। क्या? सर्ग होगा यानी कि सृष्टि होगी, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय होगा, वंश अर्थात ऋषियों के वंश होंगे, ठीक है? मनवंतर अर्थात काल गणना होगी, जिसके बाद वंश चरित होगा, हुँ? वंशानुचरित, वंशानुचरित अर्थात जो प्रसिद्ध वंश हुए, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, हैं? इस तरह से वंश का चरित्र इसमें लिखा जाएगा। वंश का इसमें वंश चरित्र अर्थात राजवंश, जो राजवंश हुआ करे, झंडू-मंडू हम आप जैसे लोग नहीं हैं। राजवंश, हम जहाँ जैसे हम लोग तो चिंगाड़ुआ आदमी कहाँ जाएँ 2-4 पैसा के लिए मरने वाले। तो जो राजवंश राजा हुआ करते थे, उन राजवंशों का इन पुराणों में वर्णन किया जाता था, तो इसे कहा जाता था पुराण। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पुराण में यही परिभाषा है पुराण की। 2, 3, 4, ये 5, ठीक है? ये पुराण जो है, पुराण की यही परिभाषा खास तौर से आती है कि इसमें सर्ग होना चाहिए, यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी प्रलय, वंश अर्थात ऋषियों के वंश, मनवंतर अर्थात काल गणना, वंशानुचरित अर्थात राजवंश, राजवंशों का, ठीक है? राजवंशों का वर्णन, राजवंशों का इसमें वर्णन होना चाहिए। तो इसे, यह 5 चीज़ें जिस चीज़ में है, जिस ग्रंथ में यह 5 चीज़ें हैं, हुँ? 5 चीज़ें हैं, ठीक है? वही क्या कहा जाएगा सम्मिलित, ये अगर इन चीज़ों में से कुछ है चीज़ें, तो यह पुराण कहा जाएगा, ठीक है? यही है पुराण, पुराण को यही पुराण है। तो पुराण में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। पुराण अर्थात प्राचीन, अति प्राचीन, जिसका ओर छोर न मिले, उसे पुराण कहा जाता है। तो पुराण अर्थात जिसमें सर्ग हो, पुराण अर्थात जिसमें प्रतिसर्ग हो, पुराण अर्थात जिसमें वंश और ऋषियों के वंशों का वर्णन हो, मनवंतर अर्थात जिसमें काल की गणना पाई जाए, जब पढ़ेंगे तो पता चले कि यह किस काल की गणना बात कही जा रही है, और वंशानुचरित अर्थात वंशों का चरित्र होना चाहिए इसमें, यानी कि उनका वर्णन होना चाहिए, कि राजवंशों का, हम जैसे आप जैसे झंडू मंडू चिंगाड़ी मंगाड़ी लोगों का
वर्णन नहीं, बल्कि इनमें राजवंशों का वर्णन होना चाहिए। ये 5 चीज़ें जिस रचना में होती हैं उसे पुराण कहा जाता, ठीक है? यही पुराण कहा जाता है। तो यही है पुराण। शालिभद्र सूरि ने बाहुबली रास जैन ग्रंथ लिखा, जिसमें जो कि एक पुराण ग्रंथ है या अपभ्रंश में है, ठीक है? यह पुराण का बाहुबली क्या है, रास का अपभ्रंश में है, तो यह पुराण ग्रंथ। तो गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हीं शालिभद्र सूरि जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसने गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आगे आइए जानते हैं, एक और बचे हैं। वीडियो रोक करके मिटाने जा रहा हूँ। आगे अगला अगले राइटर जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जानिए कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है चंद बरदाई। तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा इनके ग्रंथ को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना, हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये थी दोस्तों, जब हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे उस समय, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरदयाल जी और ये राम नागेंद्र जी और सुमन राजी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तथा खास तौर से तो मैं पढ़ाऊंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और आपके बच्चन सिंह जी का इतिहास, क्योंकि बच्चन सिंह जी का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है और सुमन राजी जी का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। महिला लेखिका थी, इसलिए महिला की वो मुद्दा उठाएंगे, इसलिए उन्होंने आधा ही माना है कि सब कुछ आधा ही हो पाता है। आधी आबादी होने के बाद भी अगर उनका हक नहीं मिलता तो आधा अधूरी है। तो इन लोगों को जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें बार-बार आएँगी कि हिंदी का प्रथम कवि किसने, कब, किसने माना है। तो जो मैं अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा रहा हूँ, तब तक उसी अपभ्रंश में आ जाएगा कि नहीं, इसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहें, या सुमन राजे जी क्या कहें, या फिर आपके बच्चन सिंह जी क्या कहें, या डॉक्टर नागेंद्र जी क्या कहें, या विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने या गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है। जगह-जगह ये बातें उठेगी, मुद्दा उठेगा, इसलिए मैंने अभी ही पढ़ा दिया कि हिंदी के प्रथम कवि जो अनेक विद्वानों द्वारा अनेक-अनेक विचारधाराओं से उन्होंने अपने अनेक-अनेक तर्कों से माना है, कि जैसे राव सांकृत्यायन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने जो माना है, तो वो उन्होंने अपना-अपना तर्क दिया है। अपने तर्क के अनुसार उन्होंने निर्धारित किया है कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी के प्रथम कवि रहे हैं, या हिंदी साहित्य का जो शुरुआत हुई है, इसका या प्राचीन काल की जो सीमा रही है, वो कब तक रही है। तो इन लोगों के बारे में हमने अभी बता दिया, बताना उचित समझा और हमने बता भी दिया। और आप सभी से एक बार निवेदन है कि आप सभी एक बार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। नहीं तो लग रहा है कि अब स्थिति और डमाडोल हो रही है, पकौड़ा तलने की हालत आ गई है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, देखिए बढ़िया से। हमारे चैनल को बार-बार देखिए, लिखने की कोशिश मत करिए। बार-बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, 4-6 बार के बाद। लिखना हो तो एक बार लिखने के बाद बार-बार सुनिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।